हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष राय और आप सबका स्वागत है इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग आज देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है को किसी भी देश का, जहां वो ये चेक करता है कि पूरे साल में उस देश ने दूसरे देशों से कितने रुपए का सामान खरीदा और कितने रुपए का सामान बेचा है। मतलब वहां सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। अब सरप्लस और डेफिसिट, ये सब कंसेप्ट्स हम लोग यहां देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो सबसे पहले ये जानते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट, हम एग्जाम्पल भारत देश का लेंगे। इंडिया, भारत देश, अगर एक साल में भारत के बाहर से किसी भी देश से कोई भी सामान जब खरीदती है, आइदर गुड्स या सर्विसेज खरीदती है, तो हम बोलेंगे इंपोर्ट्स। और एक साल के अंदर अगर भारत देश, इंडिया, बाहर किसी भी देश को कोई भी सामान बेचता है, तो हम उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट्स। अब याद रखिएगा, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको पेमेंट देना है, और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको पैसे लेना है। तो यहां हो सकता है सरप्लस हो या डेफिसिट हो। अब सरप्लस कहां होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा। जब हमने माल ज्यादा बेचा है दुनिया को और माल कम खरीदा है दुनिया से, तो हम सरप्लस में होंगे, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा। लेकिन हमने माल ज्यादा खरीदा है दूसरी कंट्री से, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा खरीदा है दूसरी कंट्री से, और माल कम बेचा है दूसरे देशों को, तो यहां पे होगा डेफिसिट। तो कोई भी देश के लिए पॉलिसीज बनाने के समय यह जरूरी होता है कि उनको यह मालूम पड़े कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, हम क्या क्या सामान दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, क्या हम आत्मनिर्भर हैं या अब अभी भी हम लोग दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ताकि उनको यह जानकारी मिले कि हम कौन कौन से गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम वो गुड्स का इंपोर्ट नहीं करवाएंगे और इंडिया में ही उसका सब्स्टिट्यूट बनाएंगे, तो फायदे कितने ज्यादा होंगे। एक्सपोर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो कितना एक्सपोर्ट हमको करना चाहिए, क्या क्या एक्सपोर्ट हम और ज्यादा कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट सेक्टर को और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है, ये सब कंडीशंस हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वहां उनको ये जानकारी होना जरूरी होता है कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड किस और जा रहा है, इंपोर्ट कहां कहां बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कहां कहां बढ़ाया जा सकता है, ताकि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में रहे। सरप्लस होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंसिडर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू किंडल बर्जर, एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका क्या कहना है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस याद रखिएगा, कोई भी देश किसी दूसरे देश की मदद कर रहा है तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में नहीं आता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब मॉनेटरी टर्म्स में आपने कुछ ट्रेड किया है, आपने खरीदा या बेचा है किसी दूसरे देश से इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहां बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया इज अ रिपोर्टिंग कंट्री, एंड द रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम एक साल का होता है, एनुअली होता है, जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। अब द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इन अ स्टैंडर्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड मतलब क्या? याद रखिए, बेसिक इकोनॉमिक्स में, बेसिक अकाउंट्स में हम लोगों ने एक चीज सीखा है कि इंडिया में भी हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूज करते हैं, जहां एक साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड क्रेडिट होता है, और फिर हम उसको टैली करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही यहां पे भी जो स्टेटमेंट बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसमें भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूज की जाती है। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंटर इन द रिकॉर्ड एज क्रेडिट और डेबिट। द पेमेंट्स रिसीव्ड
जो हमको पेमेंट रिसीव होता है एक्सपोर्ट करने के बाद, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बाद जो पेमेंट हमको रिसीव होता है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, एंटर्स एज क्रेडिट साइड, उसकी एंट्री होती है क्रेडिट साइड में। एंड पेमेंट्स मेड टू अदर कंट्रीज, याद रखना जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, जब हम माल इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, हम जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो वी हैव टू पे, तो जो आप पेमेंट कर रहे हो मेड टू अदर कंट्रीज आर टर्म्ड एज डेबिट, उसको डेबिट साइड लिखा जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड pertaining to a period of time and usually that time frame is 1 year, annual। तो दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आप यहां देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप लेफ्ट साइड का कॉलम देख सकते हैं, लेफ्ट साइड का कॉलम है रिसिप्ट साइड या क्रेडिट साइड, और आपके राइट साइड का जो कॉलम है वो है पेमेंट साइड और डेबिट साइड। याद रखिएगा जब भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो यहां पे मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी डाले हैं ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट किस तरीके से काम करता है। तो इसको पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सीरियल नंबर 1 ही आता है, दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड अकाउंट बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आता है, इसमें और कोई चीज नहीं आती है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यूजुअली रेफर्ड एज विजिबल और टेंजिबल आइटम्स। याद रखना हम यहां सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, हम लोग सर्विसेज और बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे। तो द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, और बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड। तो ये था ट्रेड अकाउंट। याद रखिए ट्रेड अकाउंट एक छोटा सा कंसेप्ट है जहां हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओनली एंड ओनली गुड्स, यहां और कोई चीज नहीं आएगी। फिर आप देख सकते हो फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो सीरियल नंबर है, आप देखिए रिसिप्ट साइड में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, जो भारत देश बाकी देशों को एक्सपोर्ट करेगा गुड्स, इसमें गुड्स भी आ गया, प्लस सर्विसेज भी आ गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसके बाद आप देख सकते हो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बाद थर्ड सीरियल नंबर है इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड रिसीव्ड। याद रखना ऐसे बहुत सारे इंडियंस होंगे जिन्होंने अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब इंडियंस जब अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है उनको इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट मिले या डिविडेंड मिले, तो वो सब चीज यहां पे आएगी सीरियल नंबर 3 में। आप पेमेंट साइड देख सकते हो सीरियल नंबर 3, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स पेड। याद रखिएगा अब बहुत सारे फॉरेनर्स जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है उनको हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रॉफिट्स देना पड़ता है और डिविडेंड देना पड़ता है। ये जो फिगर्स आप लोगों ने आप देख रहे हो ये सिर्फ अज्यूम्ड है, इमेजिनरी फिगर्स है ताकि मैं आपको समझा सकूं। इसके बाद फोर्थ सीरियल नंबर है यूनिलैटरल रिसिट्स, क्रेडिट साइड में है, और यूनिलैटरल पेमेंट्स। ऐसे कई देश होते हैं जो दूसरे देशों को सर्टेन अमाउंट देते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें इंटरेस्ट पार्ट कभी कभी बहुत कम होता है और नेग्लिजिबल होता है। तो ये 3 अकाउंट्स, या हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्लस ये 3 अकाउंट्स मिलके बनते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। तो करंट अकाउंट बैलेंस में आप देख सकते हो फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 4, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड रिसीव्ड एंड पेड, और यूनिलैटरल रिसिट्स एंड यूनिलैटरल पेमेंट्स, ये सब मिलके बनता है करंट अकाउंट बैलेंस। तो हम यहां बता सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक छोटा कंसेप्ट है और करंट अकाउंट बैलेंस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस इंक्लूडेड है। तो दोस्तों अब हम लोग करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आप यहां देख सकते हो स्क्रीन पे करंट अकाउंट बैलेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसिट्स एंड पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट विच इंक्लूड्स ट्रेड बैलेंस। मतलब इसमें ट्रेड बैलेंस इंक्लूडेड है, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडेड है। The current account includes export of services, interest, profits, dividends and unilateral receipts, that is donations, grants, gifts, etc. from abroad, and the import of services, that is interest, profits, dividends and unilateral payments to abroad. जो हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था वही चीज इन्होंने यहां पे एक्सप्लेन की है। तो ये था करंट अकाउंट बैलेंस।
अब हम बात करेंगे अबाउट कैपिटल अकाउंट बैलेंस। आप देख सकते हो सीरियल नंबर 5, 6, 7 अगर रिसिट साइड देख रहे हैं तो 5th इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जो भी इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट किया है, या सॉरी जो भी फॉरेनर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इंडिया में पैसे आया है वो हमारे लिए रिसिट्स है, वो हमारा क्रेडिट है। आप पेमेंट साइड में देख सकते हो पॉइंट नंबर 5 में इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। इंडियंस ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अब्रॉड में वो हम लोग इंक्लूड करेंगे यहां पे। इसके बाद 6th और 7th पॉइंट अगर आप देखेंगे रिसिट साइड में तो इट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। भारत देश ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया है फ्रॉम अदर कंट्रीज। और उसी का उल्टा पेमेंट साइड में आप देख सकते हो दैट इज शॉर्ट टर्म लेंडिंग। हमने किसी देश को दूसरे देश को शॉर्ट टर्म में लेंडिंग किया है, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लेंडिंग किया है। ये सब जो फाइनेंशियल पार्ट में आता है, मॉनेटरी टर्म्स में आता है, ये सब कैपिटल अकाउंट में आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स। तो आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस में सीरियल नंबर 5 से लेके 5, 6 और 7 ये तीनों आता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसिट्स एंड पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। The transactions under capital account involve foreign direct investments। याद रखिएगा foreign direct investments या जो भी फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस हटा के रखे हैं या गवर्नमेंट ने सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगा के उनको बोला है कि यस XYZ सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो वो सेक्टर में फॉरेनर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं या हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन वेरियस डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स। आप यहां म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स फ्रॉम एंड टू अदर कंट्रीज, तो यहां पूरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स ये सब मिला के होता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। अब दोस्तों यहां पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन पे हमको मालूम पड़ता है कि हमारा डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, मतलब हमने चीजें दूसरे देशों से खरीदी ज्यादा है और बेची कम है। तो आप देख सकते हो यहां टैली करने के लिए, क्योंकि डेबिट साइड इज 50, अब प्रॉब्लम आ रहा है क्रेडिट साइड का कि क्रेडिट साइड इज जस्ट 45। अगर हम लोग टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट का तो डेबिट साइड ज्यादा अमाउंट आ रहा है 50 का और क्रेडिट साइड इज जस्ट 45। तो इसको टैली किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। याद रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कभी भी टैली नहीं होता है, उसको टैली किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस। तो एरर्स एंड ओमिशंस मतलब क्या? लेट अस सी। Errors may be due to statistical discrepancies and omission may be due to certain transactions may not be recorded. For example, a remittance by an Indian working abroad to India may not yet recorded. याद रखिएगा ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वो वहां अर्न करने के बाद, वहां कमाने के बाद अपने घर पे जब पैसे भेजते हैं इन डॉलर्स, इन फॉरेन करेंसीज, कई बार गलती से वो चीज ओमिट हो सकती है, वो चीज का हिसाब किताब बराबर नहीं रखा जा सकता है, इसके लिए इसको ओमिशन बोला गया है। और अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड अब्रॉड बाय एन MNC ऑपरेटिंग इन इंडिया में नॉट येट रिकॉर्डेड और सो ऑन। हो सकता है एक MNC कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है उसने कुछ प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट में से सर्टेन पार्ट वो अब्रॉड भेजना चाह रही है, हो सकता है इसका आपने एंट्री नहीं किया है अब तक, तो ये सब एरर्स एंड ओमिशंस में आता है। So the errors and omissions amount equals to the amount necessary to balance both the sides. याद रखना दोनों साइड का बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करना जरूरी है, और याद रखिएगा ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। इसीलिए बोला जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट टैली होता नहीं है, टैली किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस। अब दोस्तों यहां आपने टैली कर दिया, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या हालत है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चेंजेस इन रिजर्व ये आपको देखना जरूरी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट इज फॉरेक्स में क्या हो रहा है, याद रखिएगा ये दूसरा अकाउंट है, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा खजाना है ये। गवर्नमेंट जो भी फॉरेन एक्सचेंज कमाती है उसका एक अलग अकाउंट बनता है जिसको हम लोग फॉरेक्स अकाउंट भी बोलते हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर यूज्ड टू मीट द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट।
The entry is in the receipt side as we receive the forex for that particular year by reducing the balance from the reserves. When surplus is transferred to the foreign exchange reserve, it is shown as minus in that particular year's balance of payment account. मैं आप लोगों को ये प्लस और माइनस समझाऊंगा बड़े डिटेल में, पहले सिर्फ देख लीजिए कि कंसेप्ट क्या है. The minus sign indicates an increase in forex and plus sign shows the borrowing of foreign exchange from the forex account to meet the deficit. मतलब एकदम आसान भाषा में अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको समझना है तो माइनस साइन याद रखिएगा, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है सरप्लस और प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है डेफिसिट. माइनस साइन, मैं रिपीट कर रहा हूं, माइनस साइन इंडिकेट करता है सरप्लस और प्लस साइन इंडिकेट करता है डेफिसिट. अब ये चीज कैसे हो सकती है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं इजीली. अब यहां पे आप देख सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टाइप के अकाउंट्स है. एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में आप देख सकते हो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो हम लोगों का सरप्लस है. जैसे अभी अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था, स्ट्रक्चर में हम लोगों का डेबिट साइड ज्यादा था और क्रेडिट साइड कम था. इसके लिए हम लोगों ने क्रेडिट साइड में 5 रुपीज डाल के एरर्स एंड ओमिशंस के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट टैली किया था, तो वहां डेफिसिट था. यहां पे अगर सरप्लस है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट और फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट हम लोगों का एक अलग से अकाउंट है जिसमें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रखते हैं. अब देखिए जैसे हम लोगों का सरप्लस होता है तो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में से पैसे निकाल के माइनस करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट में जमा कर देते हैं. तो याद रखिएगा जब सरप्लस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से वो पैसे विड्रॉ करके माइनस करके हम जमा कर रहे हैं इन फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट. इसके लिए सरप्लस में माइनस साइन होता है. अब आप देख सकते हो अगर डेफिसिट है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में देयर वाज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट था, तो आप लोगों ने देखा था हमने एरर्स एंड ओमिशन के सामने 5 लिखा था. अब ये 5 आया कहां से था? ये आया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट से. अब क्योंकि डेफिसिट है, हमको पैसे तो भरने ही है क्योंकि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, इस वजह से हमारा डेफिसिट था. अब ये डेफिसिट को भरने के लिए आप जो 5 रुपीज है वो हम लोग निकाल रहे हैं फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने डेफिसिट के टाइम पे पैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट से विड्रॉ करके निकाल के और हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डाला. इसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में ये प्लस साइन है. तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड आपकी और कोई क्वेरीज है या आप और किसी टॉपिक पे वीडियो हमसे चाहते हैं तो आप प्लीज हमें लिख सकते हैं www.economicswithnomics@gmail.com. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू.